बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उपचार सेवा में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स और साइंस के बारे में गुफ्तगू करेंगे। डायबिटीज़ के पहले का स्टेज प्री डायबिटीज़ कहलाता है और उसके पहले जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को पहचानने के आसान तरीके या जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली भूख लगती है, खाना खाने के बावजूद आपको भूख महसूस होती है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है वो हमेशा ग्लूकोज होता है। आपकी बॉडी फैट में टैप बिल्कुल नहीं करती है, फैट को सोर्स ऑफ फ्यूल नहीं बनाती है, तो आपको हर वक्त भूख लगती रहती है। दूसरी चीज़, आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और रात में सोने के पहले आपको बहुत प्यास लगती है, जिसकी वजह से आपको रात के वक्त फ्रीक्वेंट यूरिनेशन महसूस होता है या एक दो बार आपको रात के वक्त में जाना पड़ जाता है। इसकी और निशानी ये है कि आपके नाफ के इर्द गिर्द चर्बी बैठ जाती है, जिसको हम लव हैंडल्स कहते हैं। टायर की तरह चर्बी बैठ जाती है पेट के ऊपर और टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है और आपको हर वक्त थका थका सा महसूस होता है। ये निशानियां हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। अगर इसको हम लंबे वक्त तक होने दें या अगर हम परहेज ना करें तो ये फिर आप प्री डायबिटिक स्टेज में चले जाएंगे, उसके बाद फिर डायबिटीज हो जाएगा। तो ये होता कैसे है? हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है पैनक्रियाज, उसमें बीटा सेल्स जो हैं, बी सेल्स जो हैं, वो इंसुलिन जनरेट करते हैं और इंसुलिन जनरेट होता है और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, सबसे जो मेजर इंसुलिन रिसेप्टर्स आपके लिवर में होते हैं, तो जो टारगेट सेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं। वो रेसिस्टेंट कब हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं? हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे अंदर इंसुलिन स्पाइक होता है। अब हमने एक बार खाना खाया तो एक बार इंसुलिन स्पाइक हुआ, दूसरी बार खाया दूसरी बार हुआ, या हमने स्नैक खाया, एक बिस्किट खा लिया या थोड़ी सी चीनी वाली कोई चीज़ खा ली, कार्बोहाइड्रेट वाली या प्रोटीन वाली, फैट में सबसे कम इंसुलिन स्पाइक होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं या स्नैक करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है। अगर ये हम बहुत बार दिन भर में खाना खा रहे हैं और एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब एक लंबे ड्यूरेशन तक, कई महीनों तक, कई सालों तक अगर हमारी यही आदत रहती है, तो इतनी ज़्यादा मकदार में जब इंसुलिन बार बार आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है तो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। वो इंसुलिन रिसीव करना बंद कर देते हैं और जब वो इंसुलिन रिसीव करना बंद करते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट जो भेजना होता है पैनक्रियाज के पास कि भाई हमने इंसुलिन रिसीव किया है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजना बंद कर देते हैं। इससे पैनक्रियाज जो है, उसके जो बीटा सेल्स हैं, वो और ज़्यादा इंसुलिन जनरेट करने लग जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जब आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है तो आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस की कंडीशन में कभी-कभी ब्लड शुगर लो हो जाता है और कई बार मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंस का जो उनकी जो कंडीशन है वो किसी मेडिकल टेस्ट से कई बार डायग्नोज नहीं होती है। तो इन्हीं निशानियों से आप पहचान सकते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए कोई ख़ास दवा अवेलेबल नहीं है। जो दवा है वो आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स को थोड़ा सेंसिटिव कर सकती है इंसुलिन के लिए। तो आपको एक ही रास्ता बचता है आपके पास कि आप परहेज़ करें। अब इसमें जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो ये हैं कि भाई अगर हम शुगर लेवल मॉनिटर करें और अपना वेट कम कर लें और हेल्दी कार्ब्स खाएँ, मेडिसिन खाएँ, और छोटे-छोटे मील्स फ्रीक्वेंटली थोड़ी-थोड़ी देर पर थोड़ा-थोड़ा सा खाते रहें दिन भर, तो इससे हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि आप जितनी बार खाएँगे उतनी बार आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन और वर्स होती जाएगी और बहुत लंबे वक़्फ़े तक अगर ये होता रहा
तो जो पैनक्रियाज की बीटा सेल पर जो स्ट्रेस है इंसुलिन जनरेट करने का, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन जनरेट करती है एक्नॉलेजमेंट की गैर हाजिरी में, तो उससे इस लंबे वक्त तक जब अगर स्ट्रेस रहता है पैनक्रियाज पर, तो फिर पैनक्रियाज आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन जनरेट करना बंद कर देती है या कम कर देती है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो इस कंडीशन में पहुंचने से पहले हमें ध्यान देना होगा। और अगर हम ये फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेते हैं तो इससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, सपोज़ हमारी रिक्वायरमेंट है 1600 या 1700 या 1800 या 2000 किलो कैलोरी पर डे, उसमें अगर हम 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो ऑलरेडी जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फूल है वो शुगर बना हुआ है, और आप इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी शुगर का लेवल मेंटेन करने के लिए, और वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हम पैनक्रियाज पर से जो स्ट्रेस है ऑफ जनरेटिंग मोर एंड मोर इंसुलिन, वो स्ट्रेस हटा दें। और वो स्ट्रेस हटाने का जो तरीका है वो है फास्टिंग। मैंने NIH की वेबसाइट का रेफरेंस डाला हुआ है। तो रोज़ा रखने से आप स्ट्रेस हटा देते हैं। जब वो स्ट्रेस हटता है तो अपने आप जो रिसेप्टर्स हैं उनकी हीलिंग होती है, आपके बॉडी की हीलिंग होती है, और रिसेप्टर्स फिर वापस अ, जो इंसुलिन रिसीव करने का जो उनका तरीका होता है वो नॉर्मल तरीके पर आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो फास्टिंग जो है, रोज़ा रखना जो है, वो एक बेहतरीन तरीका है। नॉर्मली वेस्टर्न वर्ल्ड में 1 मील अ डे या 2 मील अ डे का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उससे बहुत बेहतरीन है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप एक अफ्तार करते हैं और सहरी करते हैं, और बहुत ज़्यादा होता है तो रात का खाना खाते हैं। लेकिन अगर आप रात का खाना छोड़ दें, अफ्तार और सहरी से अपना गुजारा कर लें, और जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं उसको लोअर कर दें, ताकि आप का जो कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है, जो मकदार है, वो 70 ग्राम पर डे से ज़्यादा ना हो, और आप वर्कआउट शुरू कर दें। और ज़रूरी ये है कि जब आप वर्कआउट करें तो वो खाली पेट में करें, फास्टिंग के स्टेट में करें, क्योंकि ड्राई फास्टिंग के स्टेट में जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए आपके फैट में टैप करती है, और फैट को यूज़ करती है एनर्जी जनरेट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त तक लास्ट आवर्स ऑफ फास्टिंग में आपका जो शुगर का जो स्टोर है वो डिप्लीट हो चुका होता है। इसके अलावा आपको जो विटामिन D3 है, वो जो बीटा सेल डिस्फंक्शन है, इसकी हीलिंग के लिए जाना जाता है। विटामिन D3 आप अच्छी मकदार में लें, और साथ में जिंक लें और K2 लें, ये सारे कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप इनको लेने से आपका जो विटामिन D3 है वो स्पेशली आपके बीटा सेल डिस्फंक्शन में हीलिंग का काम करेगी, और आपका जो इंसुलिन का जनरेशन है, जो इंसुलिन का सिक्रीशन है, वो अच्छा हो पाएगा, रेगुलेट हो पाएगा। आप पोटेशियम लें, B1 लें और मैग्नीशियम लें, और साथ में ये ज़रूर ध्यान दें कि आप कोई स्नैक्स बीच में नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ जो 2 अफ्तार और फिर सहरी कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई मील आप बीच में नहीं ले रहे हैं, स्नैक्स बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ताकि आपका कम से कम इंसुलिन स्पाइक हो सके और जो स्ट्रेस है आपके पैनक्रियाज पर वो कम हो सके। और इन सब मिनरल्स के लिए और विटामिन्स के लिए सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो है वेजिटेबल, क्योंकि फलों में आपको, चूँकि आपकी कंडीशन अभी ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में, कि आप बहुत ज़्यादा या थोड़ा भी शुगर नहीं ले सकते हैं। मोर देन 50 टू 70 ग्राम्स ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट गुड फॉर यू। रिफाइंड चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप जो नेचुरल शुगर है वो भी और कार्ब्स मिला करके 50 टू 70 ग्राम से ज़्यादा दिन भर में आपको नहीं लेना है। तो आप फ्रूट्स बिल्कुल ना लें, उनका अल्टरनेटिव जो है वेजिटेबल्स, उसका इस्तेमाल करें, और मिनिमम 300 ग्राम से 400 ग्राम आप सब्जियां दिन भर में खाएं। कलौंजी एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है,
इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्योर करने के लिए इसमें ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं कि आप बहुत जल्दी आपकी बॉडी की हीलिंग होगी। तो आप कलौंजी ज़रूर लें, रोज़ 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि पीस करके उसको ग्राइंड करके और मिट्टी के बर्तन में रात में 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल दें पानी में, और उस पानी को सुबह घोल करके उस कलौंजी को के साथ पी जाए, ताकि कलौंजी का फाइबर भी आपके पेट में जाए, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं फाइबर के साथ। तो कई बार जब आप उबाल करके पीते हैं कलौंजी, तो उसका फाइबर आप नहीं ले पाते हैं। और जो बुकी हुई, जो पीसी हुई कलौंजी होती है, वो अगर आप पानी के साथ लेते हैं तो आपको उसका फाइबर भी मिलता है, और आप उसके विटामिन्स को बहुत ज़्यादा हीट पर डिस्ट्रॉय भी नहीं करते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है, मिट्टी के बर्तन में रात में आप उसको फुला दें, और सुबह उसको आप पी जाएँ घोल करके। और फ्रूट्स का ऑल्टरनेटिव जो मैंने बताया, सब्जियां, वो बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। तो रोज़ा रखना जो है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन से आपको बहुत जल्दी बाहर ले आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे ही फिर वापस खाना शुरू करते हैं और आपकी बॉडी उस तरह से डिज़ाइंड है कि वो उतना ज़्यादा कार्ब्स या शुगर नहीं ले सकती है, तो फिर वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे आप। तो ज़रूरी ये है कि इंटरमिटेंटली आप बीच-बीच में रोज़ा रखते रहें, और जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं या जो शुगर ले रहे हैं, वो उसको 70 ग्राम से ज़्यादा ना होने दें। जिसमें जो रिफाइंड शुगर है वो बिल्कुल ही बंद कर दें। रिफाइंड हर चीज़ बंद कर दें, चाहे वो आटा हो, मैदा हो, तेल हो, चाहे वो शुगर हो। ये बेहतरीन इलाज है इस चीज़ का। और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम मौका मिलते ही ज़रूर जवाब देंगे। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।